हाँ भाई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हम डिस्कस कर रहे थे लेंज लॉ, फैराडे लॉ और उसकी एप्लीकेशन वगैरह। उसके बाद हमने देखा था एनर्जी कंसिडरेशन एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो लेंज लॉ है क्या? लेंज लॉ है, हमारे नेचर से मिलता जुलता लॉ है कि जो भी हमारे लाइफ में चेंज होता है हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है, ऐसे ही लेंज लॉ है। लेंज लॉ क्या कहता है कि जिस वजह से जो चेंज हुआ है, जिस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, वो उसी का विरोध करता है। मतलब जो चेंज हो रहा है उसको वो होने नहीं देगा। ठीक, जैसे आपके साथ कुछ हो रहा है, जैसे मान लो आपकी जगह छिन रही है, आपको कोई हटा रहा है, तो आप उसको धक्का मार के दूर खिसकाओगे। तो यही लेंज लॉ है। लेंज लॉ भी यही करता है कि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा, यानी पहली करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये कोई रिंग रखा हुआ है, ठीक है। किसमें रखा हुआ है? एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस होती है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो है इनवार्ड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, इनवार्ड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो जब ये बढ़ रही है तो इसके बढ़ने का ये विरोध करेगा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, क्यों प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि ये प्रोड्यूस होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होने की वजह से। ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट प्रोड्यूस होती है तो ये बनता है बी, ये जो इस तरह का बी बनता है, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। तो ये बी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा तो इसको ये घटाने की कोशिश करेगी इंड्यूस्ड करंट, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो इसके एक चक्कर में कितना वर्क डन होगा? अगर ये इसमें क्यू कूलाम चार्ज, क्यू जीरो कूलाम चार्ज कंप्लीट्स वन सर्किल, तो वर्क डन होगा क्यू जीरो। ठीक है, ई क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और वैसे डब्ल्यू क्या होता है? एफ डी एल होता। ठीक है, तो यहां से एफ क्या होता है? एफ होता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर ई है जो हमारा वो प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड है ई। ई माने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही क्यू जीरो।
ठीक, तो ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, Q0 EDL W। ठीक, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है, यहाँ से ई किसके बराबर होता, इसके बराबर होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंटू Q0 के बराबर होता है। W क्या होता है, डेल्टा V इंटू क्यू होता कि नहीं होता, डेल्टा V इंटू क्यू। तो डेल्टा V क्या है, यहाँ ये ई है, तो यहाँ अपन रखेंगे इसकी जगह ई Q0 इज इक्वल टू Q0 EDL। ठीक है, ई की वैल्यू क्या आई, इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की ये आई। ठीक, तो इससे जो हमारा फैराडे लॉ होता है, तो इससे क्या होगा, ठीक, तो यहां से ये आ गया इक्वेशन एक, ई डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डी फाई डी टी। ठीक, यहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी फाई डी टी क्या है, चेंज इन फ्लक्स है पर सेकंड, तो ये इससे रिलेशन आ गया। ठीक, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस होती है उसमें, और फाई में क्या रिलेशन है वो। ठीक, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एडी करंट। एडी का मतलब होता है हिंदी में भंवर धाराएं। ठीक, भंवर धाराएं का मतलब क्या होता है, जिस तरह से पानी में भंवर उठते हैं, भंवर मतलब इस तरह से जो है वाटर में साइक्लोन बतराई के उठते हैं, भंवर टाइप के उठते हैं, इस तरह से वो गड्ढा होता जाता है वहां पे पानी में। अगर देखें हम, जहाँ पे भंवर प्रोड्यूस होता है तो वो इस तरह से गहरा होता जाता है, गड्ढा सा होता जाता है, और इसमें इस तरह से सर्किल्स बनते जाते हैं, इस तरह से इसमें करंट्स बनती जाती हैं, तो इनको एडी करंट्स बोलते हैं इस तरह। तो इसी तरह की करंट्स जो हैं अगर कहीं दिखाई देती हैं तो उनको हम एडी करंट्स कहते हैं, और ये क्यों बनती है इसका हम आपको रीजन अभी बताते हैं। ये एक कॉइल है, और इसको हम अगर आगे पीछे करते हैं इस बार मैग्नेट को, तो इससे कंसर्न जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो इससे कंसर्न जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इस कॉइल में, तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। अगर एन को इसके पास ले जाएंगे तो इसमें एन प्रोड्यूस होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगी। अगर एन को इसमें दूर ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगी। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, इसमें
इससे कंसर्न फ्लक्स को चेंज होने से, और इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है उसको फ्लो करने के लिए, उसमें वो बहने के लिए एक डिफाइंड पाथ है। ठीक, ये डिफाइंड पाथ है, ये कॉइल है, तो कॉइल में ये इसको रास्ता है, इस रास्ते में ये क्लियर कट फ्लो करेगी इसमें। ठीक, लेकिन अगर ये कॉइल ना होके कोई प्लेट होती तो कोई इसमें इस तरह का इसका रास्ता होता, कन्फाइंड एक डिफाइंड कोई रास्ता होता, इसका डिफाइंड पाथ होता, नहीं होता। तो ऐसे केस में क्या हो जाता, सपोज करें ये कोई बीच में मैग्नेट रखा है, मैग्नेट में से कोई इस तरह से ये इसके अंदर वाइब्रेट करता है, एक जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इसके बीच में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब होगा तो पहले क्या है, ये अंदर से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा बाहर से। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, इससे कंसर्न मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और जब वो इससे इस तरफ बाहर निकलेगा तो वो घटेगा, उससे कंसर्न मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दोनों ही केस में कुल मिला के उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। ठीक, मतलब ये इस तरह से घूम रहा है यो 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 इनके बीच में। तो अगर ये बीच में आ गया तो समझ लो पूरी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ गया, और जब ये यो है तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया, फिर जैसे 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 यूं आ रहा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें बढ़ता जा रहा, और फिर यूं यूं जैसे जा रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें घटता जा रहा। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है और घटता है तो इसमें भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, लेकिन इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने के लिए इस प्लेट में कोई डिफाइंड पाथ नहीं है, तो इसमें पाथ अपने आप बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वजह से पाथ अपने आप बना लेते हैं, और इस तरह के ये छोटे छोटे पाथ बन जाते हैं इसमें, इस तरह की करंट फ्लो होने लगती है इसमें। दूसरे कलर से बना दें। तो इस तरह से उसमें कई जो है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है, कोई कोई डिफाइंड पाथ नहीं है, तो वो अलग अलग पाथ अपने आप बन जाते हैं और उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती हैं। तो इन करंट्स को कहते हैं हम एडी करंट्स, क्योंकि ये इनका अगर देखा जाए तो पानी की एडी से मिलती है, इसकी जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पानी के वाटर एडी से मिलता है, भंवर से मिलता है, इसलिए इसको एडी करंट्स कहते हैं। अब एडी करंट्स का क्या होता है, एडी करंट्स के फायदे भी हैं, एडी करंट्स के नुकसान भी हैं। ठीक, एडी करंट्स से हम कहीं पर अगर टेम्परेचर की जरूरत होती है तो उससे टेम्परेचर भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एडी करंट्स की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अभी हमने पिछले एक टॉपिक में देखा था कि जो एनर्जी यूज होती है किसी भी ईएमएफ को इंड्यूस करने में, मोशनल ईएमएफ के केस में देखा था कि मोशनल ईएमएफ को इंड्यूस करने में जो हम वर्क डन करते हैं वो उसमें किस फॉर्म में डेसिपेटेड होती है, उसमें हीट की एनर्जी के फॉर्म में डेसिपेटेड होती है। तो ये भी इसमें भी इस तरह से अगर कहीं पर एडी करंट्स की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो जहाँ पे हमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है वहाँ एडी करंट्स यूज करते हैं हम। और
एडी करंट की वजह से नुकसान क्या है? एडी करंट की वजह से नुकसान ये है कि ये एडी करंट्स क्या करेंगी, जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में उसका ये विरोध करेंगी। ठीक, जैसे ये पास आने का विरोध कर रहा था तो ये भी उसमें विरोध करेंगी, तो ये इस मोशन का विरोध करेंगी। तो अगर ये जो जिस फ्रिक्वेंसी से ये मोशन कर रही थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो सीट है वो उसकी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि ये रोकेंगी इसको। जब इधर से इधर आएगा तो ये रोकेंगी, और जब इधर से ये बाहर जाएगा तो रोकेगी एडी करंट, क्योंकि ये उसी कारण का विरोध करती हैं जिसकी वजह से ये उत्पन्न हो रही हैं, जिसकी वजह से जनरेट हो रही हैं। तो इस वजह से ये एडी करंट्स उसका विरोध करती हैं। अब एडी करंट्स को रोकने के तरीके क्या हैं कि एडी करंट्स प्रोड्यूस ना हो? तो एडी करंट्स को रोकने के तरीके ये हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में क्या लेते हैं हम, पूरी की पूरी एक कोई प्लेट नहीं लेते हैं, पूरी की पूरी एक मेटल का कोई ब्लॉक नहीं लेते, उसमें क्या करते हैं हम कि अलग अलग पत्तियां ले लेते हैं मेटल की, इस तरह की। ठीक है, और ये एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, मतलब ये कई छोटी छोटी पट्टियां होती जो एक दूसरे के ऊपर चिपकी रहती हैं। और आ, ये बीच में क्या होता है, एक कोर मटेरियल होता है इसमें। कोर मटेरियल यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना होता है, और उस कोर मटेरियल के ऊपर ये चिपकी रहती हैं, और बीच में इनके कोई इंसुलेटर सब्सटेंस भरा रहता है। ठीक है, बीच में इनके कोई इंसुलेटेड सब्सटेंस भरा रहता है, और ये एक दूसरे के ऊपर चिपकी रहती। तो इसको एडी करंट्स को बराबर फ्लो होने में के लिए इसमें जगह नहीं मिलती है, तो इस वजह से इसमें जो हमारा फ्लक्स कंसर्न है वो लॉस नहीं होता है, और एडी करंट्स के रूप में एनर्जी का भी लॉस नहीं होता। तो ये इस तरह की कोई जो प्लेट होती है वो इस तरह की प्लेट हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें या आर्मेचर की बात करें, जैसे मोटर में आर्मेचर वगैरह होता है, तो वो इस तरह का रहता है कि उसमें एडी करंट प्रोड्यूस ना हो पाए, उसमें एनर्जी लॉस ना हो पाए, या जिस वजह से जो मोशन हो रहा है उसका, मान लो पंखे में आर्मेचर उसमें घूम रहा है मोटर का, तो अगर वो मोटर का आर्मेचर घूमने का रोकेंगी ये एडी करंट, तो उसकी फालतू में एनर्जी लॉस होगी, हमारी बिजली की बिजली खर्च होगी, वो मोटर जितनी तेजी से घूमना चाहिए, जितनी हमें हवा मिलना चाहिए, वो हवा नहीं मिल पाएगी एडी करंट की वजह से। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बना होता है उसका कि वो उसमें एडी करंट प्रोड्यूस ना हो पाए। ठीक, तो ये थी आपकी एडी करंट। अब नया टॉपिक देखते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब फ्लक्स में चेंज होता है, किसी भी कॉइल से कंसर्न फ्लक्स में चेंज होता है, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन अगर खुद के ही जो है कोई कॉइल है, उस कॉइल में खुद ही इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट में चेंज हो रहा, और उस इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होने की वजह से जो है उससे कंसर्न मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकने के लिए उसमें जो है खुद इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा, तो उस प्रोसेस को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। खुद की इंडक्टेंस, खुद की प्रेरणा, स्वप्रेरणा। ठीक, वो थी दूसरे की प्रेरणा, मतलब हमें दूसरा जो है प्रेरित कर रहा था, ठीक, दूसरा हमको इंडक्ट कर रहा था, लेकिन इसमें सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन मतलब हमें खुद की इंडक्शन की वजह से खुद जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक, ये देखिए इसमें ये कोई आई करंट फ्लो कर रही है इसमें। ठीक, जब तक आई सेम रहेगी जब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो आई जैसे ही बढ़ेगी, आई अगर मान लो इंक्रीज हो रही है, अगर आई इंक्रीज हो रही है तो इससे कंसर्न मैग्नेटिक फ्लक्स भी, इसके कंसर्न मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो अगर हम बात करें तो बी कितना प्रोड्यूस होता है इसका, सोलेनॉइड मान लें इसको, तो सोलेनॉइड की वजह से क्या पड़ा था, व्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, जहां एन इज इक्वल टू क्या था, टोटल एन अपॉन एल, मतलब पर यूनिट लेंथ टर्न्स की संख्या थी। तो ये म्यू जीरो एन आई बी है अगर हमारा, तो अगर मान लो करंट हमारी बढ़ेगी तो बी भी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। ठीक, जब बी बढ़ेगा तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि फाइव इक्वल टू क्या होता, बी ए और थीटा। ठीक, तो अगर बी बढ़ेगा तो फाइव भी बढ़ेगा, तो जब ये फाइव बढ़ेगा तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, सोलेनॉइड समझ लें अगर इसको, तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने का ये विरोध करेगा। ठीक, कौन विरोध करेगा, ये खुद ही विरोध करेगा, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। खुद क्या वजह से विरोध करेगा, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि इस करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक, तो इसको कहते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता, हम अगर फॉर्मूले से देखें तो जो फाई प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती आई के। ठीक, जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता आई के, जो उसमें आई प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, और यानी अगर इसको आई को बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर आई को घटाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। इसका मतलब यही हुआ ना। अगर हम इसमें देखें, इसको प्रोपोर्शनल के साइन को घटाएं तो फाइव इज इक्वल टू होएगा एल आई। ठीक, आई यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, तो एल की फॉर्मूला क्या हो गया, फाइव अपॉन आई। ठीक, यानी 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करने से जितना उसका फ्लक्स में चेंज होता है, ठीक है, जितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है 1 एम्पियर करंट फ्लो करने से उसके फ्लक्स जितना प्रोड्यूस होता है वो उसके सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है। अगर आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर तो एल इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या आ गई कि अगर 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर फ्लो करने से जितना फ्लक्स उसमें प्रोड्यूस होता है, जितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो उसके सेल्फ इंडक्टेंस, उसके कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है। ठीक, यानी फ्लक्स इंड्यूस्ड बाय फ्लोइंग 1 एम्पियर करंट विल बी इक्वल टू एल। एल मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, तो यहां से एक डेफिनेशन ये आ गई। अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें
तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो डी फाई अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी। ठीक हो जाएगा। तो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो फैराडे लॉ से क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक, तो यहां से E की वैल्यू रख देंगे हम, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, मतलब अगर किसी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड की करंट चेंज करने से उसमें जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है। यानी अगर हम यहाँ से डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू 1 रख दें तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई हो जाएगी। ये माइनस का साइन वो शो करता है लेंज लॉ को। ठीक, तो यहाँ से यहाँ डेफिनेशन क्या होगी, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1, तो एल इज इक्वल टू ई। तो मतलब यहाँ से डेफिनेशन ये आ गई कि अगर 1 एम्पियर करंट पर सेकंड चेंज करने से, करंट में 1 एम्पियर पर सेकंड का चेंज करने से, करंट में 1 एम्पियर पर सेकंड का चेंज करने से जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है उस कॉइल के। ठीक, दी ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट 1 एम्पियर पर सेकंड इज इक्वल टू इंडक्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल। ठीक, तो अब यहां से फाई इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने, एल आई। तो एल का फॉर्मूला निकालना, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। ठीक, तो यहां से फाई की जगह हम क्या रखेंगे, बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, म्यू 0 एन आई। ठीक, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 0, यानी कॉस थीटा और कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी, ठीक है, ए की वैल्यू होगी, अगर एक कॉइल का एरिया ए है
तो अगर इसमें टोटल n कॉयल हैं तो n ये हो जाएगा। ठीक हो, n का क्या क्या मतलब है? n का मतलब होता है, अपन ने क्या माना था, n इज इक्वल टू n अपॉन एल माना था। n अपॉन एल का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल n का था, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ था। ठीक, तो ये कैपिटल N क्या हो जाएगा, n इंटू एल हो जाएगा। तो यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे हम, n l और ये a। तो एक a डैश की वैल्यू, टोटल एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n l a और cos थीटा की वैल्यू जिसकी 0। तो ये क्या हो गया, म्यू 0 म्यू नॉट n स्क्वायर i l a, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये आ गई सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। ठीक, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, और फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस खत्म करने के बाद हम सीधे आएंगे, जितना ये हम पढ़ रहे थे ये सब, इसका पढ़ाने का उद्देश्य हमारा ये था कि हम एसी सर्किट को समझ सकें। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में एसी सर्किट शुरू करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस खत्म करने के बाद। ठीक।